अब यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे आप अगर रिप्रेजेंटेशन में देखो तो आपको चीज एक समझ लगती होगी कि जो सन है उसके अंदर 3 किस्म की रेडिएशन हमें मिल रही होती है। एक रेडिएशन को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक को कहते हैं विजिबल लाइट और एक को कहते हैं इंफ्रारेड। अगर हम रीजन की बात करें तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो 7% होती है और इंफ्रारेड की बात की जाए तो वो 46% होती है। सही है ना। और ओवरऑल इसकी जो रेडिएशन पैटर्न बनता है वो ये बनता है कि ऊपर वाली साइड पे विजिबल लाइट की कोई पीक आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये नीचे जाते जाते ये जीरो की तरफ जाती है। एनीवेज जो विजिबल लाइट का रीजन बनता है अगर स्पेक्ट्रम के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 0.4 के करीब करीब से स्टार्ट होता है और 0.82 या 83 के करीब करीब माइक्रोमीटर में जाता है। ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है। सही है। और इस पैटर्न को हम कहते हैं कि ये पैटर्न बेसिकली सोलर स्पेक्ट्रम है जिसपे वो लाइट गिर रही है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को ही एनालाइज करें तो चीज हमें अंडरस्टैंड होती है कि जो सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जो जिस लाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और ना ही वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो सिर्फ विजिबल लाइट की रेडिएशन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो अप्रोक्सीमेटली 47% है। इसका मतलब यह है कि जो सनलाइट हमारे घरों में या हमारी छतों पे पड़ रही है या सोलर पैनल पे पड़ रही है वो उस सनलाइट के अंदर जो भी एनर्जी है उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो 47% है। उससे ज़्यादा एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इंफ्रारेड लाइट जो है वो भी यूज नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सिर्फ विजिबल लाइट प्रोड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब बात करें कि हम इस रेडिएशन पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई जो सूरज का एंगल बनता है वो किस तरह बनता है। यानी कि अगर हम ये देखें कि भाई ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है और ये यहाँ पे कहीं पे सूरज है और यहाँ से हम अगर देखें कि भाई ये जो सूरज और अर्थ के साथ ये जो डायरेक्शन बन रही है ये सिंपल जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे एक बंदा खड़ा हुआ है तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा और इस एंगल की बेस पे हम अगर देखें तो हमें जो चीज डिफरेंस क्रिएट होता है या जो मेजरमेंट की बात नजर आती है उसे हम कहते हैं एयर मास रेशो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अगर आप देखो कि ये अर्थ का सरफेस है, ये वाला जो एरिया है ये अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये वो बंदा खड़ा हुआ है और ये जो बंदा खड़ा हुआ है इस बंदे की डायरेक्ट एटमॉस्फेयर तक का डिस्टेंस निकाला जाए यानी कि इस बंदे का डायरेक्ट एटमॉस्फेयर तक का डिस्टेंस निकाला जाए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। और इसी बंदे का सन के तरफ अगर मैं एंगल बनाऊं तो वो ये एंगल बनता है और इस एंगल को अगर मैं एटमॉस्फेयर की टॉप पे क्रॉसिंग को देखूं तो ये जो डिस्टेंस बनता है इसे H2 कहते हैं। यानी कि दो डिस्टेंस बने, एक डिस्टेंस डायरेक्टली आसमान की तरफ बन गया और दूसरा डिस्टेंस उस बंदे का टुवर्ड सन बन गया। और ये दो डिस्टेंस को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें कि ये अर्थ का ये एटमॉस्फेयर का मेन सरफेस है और ये अर्थ का मेन सरफेस है और ये वो बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे का डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की तरफ देखें तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये हमारा H1 बन रहा है और यही जो बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे का सूरज की तरफ का एंगल देखें तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये H2 बन रहा है। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं मैं ऐसे कह देता हूं कि ये H1 बन गया और इसको रिप्रेजेंट करूं तो इससे मैंने कह दिया कि ये H2 बन गया। तो ये जो डिस्टेंस बना ये अगर आप देखो तो एक हाइपोटेन्यूज बना और एक बेस बन गई और उसकी रिलेशन साइन के परपेंडिकुलर बना और एक हाइपोटेन्यूज बना और साइन के रिलेशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस का। तो और उस रिलेशनशिप की बेस पे हम साइन बीटा को निकाल सकते हैं और इस एंगल को हम कह सकते हैं ये बीटा एंगल बन गया। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ये बात समझ लग गई है। तो अब ये देखो कि ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर का टॉप लेयर है, एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर है
और ये अर्थ का वो पॉइंट है जिधर हम खड़े हुए हैं, और इस पॉइंट से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का एंगल निकाला और इस पॉइंट से डायरेक्टली सन का एंगल निकाला, तो ये H2 और H1 बन गई, और H2 ओवर H1 जो होगी 1 ओवर साइन बीटा बेसिकली हमारे पास बन गई, ये एंगल बन गया। सही है। अब हम जब अर्थ की रोटेशन को कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये 365.25 डेज में रोटेट करती है। वैसे तो हमारी एक रूटीन बनी हुई है, हम कहते हैं कि भाई जो पूरी साल है उस साल को हम बेस बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये 365 डेज के अंदर जो है रोटेशन कंप्लीट हो जाती है सूरज की। यानी कि अगर आज जो है 17 मई है, तो अगले साल भी 17 मई को जो जोहर का टाइम होगा वो एग्जैक्टली वही टाइम होगा जो उससे पिछले साल या आज के दिन जोहर का टाइम है। इसी तरह अगर आप यानी कि जो जोहर का टाइम है, इसी तरह असर का टाइम का मतलब यानी कि जोहर, असर और मगरिब जो है ये बेसिकली सूरज की डायरेक्शन की बेस पे हम पढ़ रहे हैं ना, कि सूरज किस पॉइंट पे और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 365 दिनों के बाद 365 डेज के बाद सूरज उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे पहले था। लेकिन चीज क्या है कि इसके अंदर 365.25 डेज होते हैं, ना कि 365 पूरे डेज होते हैं। इसका अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि भाई हर 4 साल बाद हम 1 साल एक्स्ट्रा रखते हैं, और वो फिर 29 फरवरी का रखते हैं, कि ये 4 साल बाद एक जो साल है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यानी कि 3 साल 28 फरवरी रहा, एक साल 29 फरवरी किया, ताकि एडजस्टमेंट होती रही। अच्छा, उसके बाद जो दो चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जो मेरा जो सूरज है और जो सन है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन सन की और अर्थ की डायरेक्शन को ऑर्बिट बनाऊं तो वो कुछ ऑर्बिट कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि ये कोई इलिप्टिकल शेप बन जाती है, ये सर्कुलर शेप नहीं बनती। और इलिप्टिकल शेप में कुछ पॉइंट्स आप देखो कि ये अगर अर्थ है और उस अर्थ के साथ ये एक डिस्टेंस बनता है, एक ये डिस्टेंस बनता है, एक ये डिस्टेंस बनता है और एक ये डिस्टेंस बनता है। इसका मतलब है साल में कुछ दिन ऐसे मिलते हैं उनके अंदर एक ये डे बनता है जिस दिन डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होता है, एक ये डे बन जाता है जिस दिन सबसे मैक्सिमम, एक ये डे बनता है और एक ये डे बनता है, ये उसके डिफरेंट डेज बन जाते हैं जब उसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं। सही है ना। और डिस्टेंस के लिहाज से या पॉइंट्स के लिहाज से हम कहते हैं कि भाई ये जनवरी 2 का एक डे बनता है और एक जुलाई 3 का डे बनता है, जब डिस्टेंस में 147 मिलियन किलोमीटर सन आ जाता है, या 152 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बन जाता है। और इस डिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो बेसिक फार्मूला बनता है d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸, आगे 1 प्लस 0.017 साइन 360 इंटू n माइनस 93 ओवर 365। n बेसिकली क्या है, n को अगर रिप्रेजेंटेशन में लेगा जाए तो n डेज है, यानी कि अगर जनवरी 1 है यानी कि साल का पहला दिन है तो n की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह अगर जनवरी के क्योंकि 31 डेज हैं तो फरवरी 1 में साल की वैल्यू 32 होगी। इसी तरह फरवरी के 28 डेज हैं तो मार्च में जो n की वैल्यू होगी वो 60 होगी। फिर मार्च के 31 डेज हैं तो अप्रैल में 1 अप्रैल को जो n की वैल्यू होगी वो 91 होगी। फिर मई की 121, फिर जून की 152, फिर जुलाई की 182। तो ये इस तरह डेज बन जाते हैं, और अगर मैं इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करूं तो ये एक डिस्टेंस बन जाता है किलोमीटर के लिहाज से। आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये 93 अगर होगा, तो अगर ये 93 होगा तो 93 माइनस 93 जो है वो 0 बन जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 10⁸ डेज बनेंगे। तो ये हमारे पास 93 पॉइंट्स पे बन जाएगा, ये डेज के अकॉर्डिंगली हमें समझ लगती है। तो आप ये देखो ये डिफरेंस बनता है। एक हमारे पास समर का सीजन बन गया जो हम कहते हैं जून 21 पे, एक हमारे पास विंटर का सीजन बन गया जो दिसंबर 21 पे आ गया, एक हमारे पास मिड सीजन बन गया जिसको हम कहते हैं मार्च 21, और एक हमारे पास बन गया सितंबर का 21। ये वो पॉइंट्स बन गए जिसमें अर्थ जो है डायरेक्टली सन के एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे आ जाती है, यानी कि ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारे पास पॉइंट्स 4 बन जाते हैं। सही है ना। तो ये वो पॉइंट्स बनते हैं जिसमें हमारे पास सन या बिल्कुल करीब आ जाता है या सन बहुत दूर चला जाता है, उसकी बेस पे हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये अगर हम इसकी बेस पे कैलकुलेशन करें तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो चीज़ कैलकुलेट करनी है कि बीटा यानी कि जो टिल्ट एंगल है वो सन का कंपैरेटिवली क्या बनेगा जिसपे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम। और वो टिल्ट एंगल हम एक्सपोज करते हैं, इसे कहते हैं नून के वक्त। नून का वक्त यानी कि हम 11 टू दोपहर 11 से लेके 1 बजे का जो टाइम पीरियड है इसको हम नून कंसीडर करते हैं, और उस टाइम पीरियड की बेस पे हम ये देखते हैं कि भाई इसका एंगल क्या बनेगा। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्मेशन में इसको देखें तो स्टडी करें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो सेंटर है अर्थ का उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के अगर पैरेलल में हम लाइंस ड्रॉ करें तो उन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड क्या होता है कि अगर मैं ये सेंटर अगर मैं अर्थ का बना लूँ और इस सेंटर के रिस्पेक्ट से मैं एंगल्स बनाना शुरू करूँ तो ये एंगल 10 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 20 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर ये 40 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर ये 50 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये करते करते ये पॉइंट जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह ये -90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये -10 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये फिर -20 डिग्री का एंगल बन जाएगा, फिर -30 डिग्री का, फिर -40, फिर -50, और ये इस तरह एंगल तुम्हारे पास बनते जाएंगे। तो ये लैटिट्यूड की फॉर्मेशन बन जाती है। इसी तरह अगर मैं ये तो बन गया इक्वेटर के साथ पैरेलल में लाइंस, अगर मैं इक्वेटर के साथ परपेंडिकुलर में लाइन बनाऊं तो ये मेरे पास इक्वेटर बनता है सेंटर, और उस सेंटर के साथ उस सेंटर पॉइंट के साथ एंगल्स को मैं कैलकुलेट करूं तो ये पहला एंगल बन गया हमारे पास 15 डिग्री का, ये पहला एंगल 15 डिग्री का बन गया, फिर उसके बाद 30 डिग्री का ये एंगल बन गया, फिर उसके बाद ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, फिर उसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, फिर ये 75 डिग्री का, और लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड का एंगल बन जाता है। तो ये दो हमारे पास बन गए, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। और नॉर्मली हम किसी भी पोजीशन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं 10 डिग्री लैटिट्यूड और लेट्स सपोज 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है जिसपे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बंदा या कोई बंदा किस लोकेशन पे खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और इस पोजीशन पे यहाँ कहीं पे बंदा खड़ा हुआ है और इस पॉइंट को मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपल देखूंगा कि इस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूड क्या बनता है और इस पॉइंट पे लैटिट्यूड क्या बनता है, और उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो हमें लैटिट्यूड समझ लगता है भाई 0 डिग्री पे, जबकि लॉन्गिट्यूड समझ लगता है इधर से देखो तो एंड पे 60 डिग्री पे चलता है, तो हम कहते हैं भाई 0 60 डिग्री। जबकि अगर कोई बंदा लेट्स सपोज यहाँ पे खड़ा हुआ है तो अब मेरे पास देखो लॉन्गिट्यूड तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि लैटिट्यूड जो है वो 40 डिग्री पे चला गया है। तो इस तरह हमारे पास एंगल बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट बनता है। ये सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सन जो है 21 जून को जो मैक्सिमम पीक आती है उसमें जो एंगल बनता है वो 23.45 डिग्री बनता है। और इसी तरह अगर मैं 21 सितंबर की बात कर लूँ या 21 मार्च की बात कर लूँ तो जो एंगल बनता है वो एंगल जो बेसिकली वो 0 डिग्री पे चला जाता है। और इसी तरह अगर मैं 21 दिसंबर की बात कर लूँ तो ये -23 डिग्री पे चला जाता है। तो ये एंगल्स बन जाते हैं अगर मेन डेज के अकॉर्डिंगली एंगल्स को देखा जाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो पॉइंट बन रहा है यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो इसका सेंटर इक्वेटर के साथ बन रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम कह रहे हैं कि ये एंगल 23.45 डिग्री पे आ रहा है। सही है ना। तो ये हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें जो चीज़ समझ लगती है वो ये कि भाई एल्टीट्यूड या एंगल्स की रिस्पेक्ट से हम देखें तो ये प्लस माइनस यानी कि एक्सट्रीम जो वैल्यू बनती है वो +-23.45 डिग्री बनती है। और ये +-23.45 हमें कब मिलती है? जून के अंदर। ये +-23.45 यहाँ पे मिलती है जून के अंदर 21 जून को, या दिसंबर के अंदर 21 दिसंबर को मिलती है। और उसे पीछे देखो तो ये सितंबर में 0 डिग्री हमें मिलती है, और उसे पीछे देखो तो मार्च में 0 डिग्री हमें मिल जाती है, और उसके दरमियान में इसकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। यानी कि हम n को 81 की बेस पे अगर कैलकुलेट करें तो ये मार्च 1 में बनता है 0 डिग्री। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में इम्पैक्ट डालता है। तो हम जो डेल्टा यानी कि जो एंगल निकाल रहे हैं, डेल्टा जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि ये जो डेल्टा है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को यानी कि जो स्ट्रेट एंगल का सन के एंगल से कैलकुलेट करें तो ये जो डेल्टा बनता है
इस डेल्टा को मेजर कैलकुलेशन में लेके जाऊं तो हमें ये फार्मूला नजर आता है कि 23.45 ये मैक्सिमम एक्सट्रीम है, और उसके बाद क्या है 360 डिवाइड बाय 365 n माइनस 81, और n बेसिकली क्या है, n क्या है, n डे का नंबर है कि किस डे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उधर से हमें डेल्टा मिल जाएगा। सही है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये सेंटर बन गया, और ये जो पॉइंट बन गया जिधर 23.45 का पॉइंट ले रहे हैं या -23.45 ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो एंगल्स बन जाते हैं सूरज के अकॉर्डिंगली कि ये एक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि स्टार्स के अकॉर्डिंगली, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके अकॉर्डिंगली, ये दो एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं। अब हमने जो कैलकुलेट करना है कि भाई ये देखो कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंटर इक्वेटर है, और इस इक्वेटर के रिस्पेक्ट से यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसका जो एंगल इक्वेटर के रिस्पेक्ट से बना उसे हमने एल कह दिया। सही है ना। एल जो है वो बेसिकली लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस एंगल पे वो बंदा खड़ा हो, और उस एंगल के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को क्रॉस में अगर हम कर दें, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन कर दूं, तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल यानी कि इसका ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल, ये भी एल बनेंगे। तो ये हमारे पास एल रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लैटिट्यूड को। सही है ना। तो हम कहते हैं कि जो बीटा बनेगा, बीटा एंगल जो बनेगा, जो सोलर मून पे एल्टीट्यूड एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड प्लस डेल्टा, तो ये हमारे पास बीटा एंगल बन जाएगा। अगर हम लैटिट्यूड को भी एज ए फैक्टर ले रहे हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। सही है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ये बीटा है, ये बेसिकली एल्टीट्यूड एंगल बनता है, और ये बीटा की कैलकुलेशन आप देखो तो ये हमारे पास बीटा बन रहा है, ये हमारे पास डेल्टा बन रहा है, और ये हमारे पास लैटिट्यूड बन रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास टोटल एल बन रहा है, ये हमारे पास बीटा बन रहा है। तो जो हमने रिजल्ट निकाला था, हमने कहा कि भाई 90 माइनस एल प्लस बीटा, या इसको इधर ले जाए तो नए बीटा प्लस एल माइनस डेल्टा करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री आता है। तो ये हमारे पास बेसिक एंगल हमारे पास डेल्टा की फॉर्मेशन में हमारे पास कैलकुलेशन आता है। ये एक एग्जांपल भी है कि टिल्ट एंगल ऑफ ए पीवी मॉड्यूल, फाइंड द ऑप्टिमम टिल्ट एंगल फॉर ए साउथ फेसिंग फोटोवोल्टिक सेल इन टेक्सन, लैटिट्यूड 32.1 डिग्री एट ए सोलर मून ऑन मार्च 1। सही है ना। तो मार्च 1 को अगर हम देखें तो ये 60th डे ऑफ द ईयर बनता है, और उसकी बेस पे हम डेल्टा को कैलकुलेट करें तो 23.45 इंटू 360 डिवाइड बाई 365 n माइनस 81, तो 360 डिवाइड बाई 360 है, n जो है हमारे पास 60 आया, उसकी कैलकुलेशन की तो ये -8.3 आ गया हमारे पास। सही है। और इस 8.3 की हुई है क्योंकि डेल्टा है, अगर हम इस डेल्टा की जगह पे बीटा की कैलकुलेशन करें तो 90 माइनस लैटिट्यूड प्लस 8.3 यानी कि डेल्टा, और लैटिट्यूड जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो हमने या गिवन है वो 32.1 डिग्री है। तो 90 माइनस 32.1 डिग्री माइनस 8.3 डिग्री, तो ये हमारे पास बीटा बनता है 49.6 डिग्री, ये हमारे पास बीटा बन गया। और टिल्ट एंगल अगर हम निकालें तो टिल्ट एंगल बेसिकली क्या होता है कि ये जो बीटा बना है इसको अगर मैं 90 से माइनस कर दूं तो ये हमारे पास टिल्ट एंगल बनता है 40.4 डिग्री। ये मैं कहता हूं कि भाई ज़मीन से मेरा जो एंगल बन रहा है ये एंगल बेसिकली 40.4 डिग्री बन रहा है ज़मीन के रिस्पेक्ट से। अलबत्ता इसका एंगल परपेंडिकुलरली ड्रॉ करें तो ये अल्टीट्यूड का एंगल बीटा बन रहा है जो हमने कैलकुलेट किया 49.6 डिग्री। तो ये हमने क्योंकि ज़मीन से कैलकुलेशन करनी है तो वो ज़मीन से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि ये 90 से माइनस करें तो 40.4 डिग्री बनता है, ये हमारे पास टिल्ट एंगल बन गया।